एंड में बर्डन बहुत है। तो एंड में बर्डन आप लोग ना रखें अपने पास। आप लोग के पास सिर्फ और भी सब्जेक्ट्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री नहीं होगा। ऑब्वियसली फिजिक्स भी ले रहे होंगे आप, फिजिक्स तो ऑब्वियसली कंपलसरी है, बाकी कंप्यूटर और उसका वगैरह का मुझे नहीं पता। लेकिन तो क्या करें, आप लोग जो होमवर्क दिया है बस वो कर लो ना, इंशाल्लाह फिर मसला नहीं आएगा। और फिर जब सिलेबस कंप्लीशन की तरफ जाते हैं ना हम लोग, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ईयरली पेपर्स। तो उसमें भी तुम लोग देखोगे कि यार मुझे आता है, हाँ भाई हो रहा है। ऑब्वियसली शुरू-शुरू में नहीं होते पास पेपर्स भाई, मिड ऑफ द सेशन तक तुमसे पास पेपर्स बहुत मुश्किलों से होंगे। लेकिन जैसे-जैसे हम लोग सिलेबस कंप्लीट करते रहते हैं और बहुत सी चीज़ें हमें ऐसा होता है कि हाँ भाई अब हम एएस लेवल के लिए तैयार हो गए हैं, तो फिर हम लोग से पास पेपर होते हैं। पास पेपर नहीं होते, घबराने की बात नहीं है। आप लोग क्या करो, मुझे मैसेज करो, भाई इंटरनेट पे सर्च कर लो, मैं अगर लेट हो रहा हूँ जवाब देने में, ठीक है? तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, यूट्यूब पे एक-एक पास पेपर सॉल्व हुआ हुआ है भाई। अगर बच्चे में थोड़ा-सा दिमाग है तो वो उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है भाई, वो यूट्यूब उसके लिए काफ़ी है भाई, ठीक है? तो आप क्या करें कि आप यूट्यूब पे जाएँ भाई, अगर मैं जवाब नहीं दे रहा तो आप यूट्यूब पे जाके देखें, बाकी सारी चीज़ें। ख़ैर, अच्छा भाई, अब हमारे पास बच्चों आज का जो टॉपिक हुए हुए हैं, टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना है बच्चों आज का, वो है हमारा मोल्स। ठीक है भाई? अच्छा बच्चों, हमारे पास जो मोल्स का कॉन्सेप्ट है, वो आप लोग जो पुराना पढ़ते हुए आए हैं और आज जो पढ़ेंगे। मतलब अगर मैं कहूँ कि ओ लेवल आईजीसीएसई का जो तुम्हारा मोल्स का कॉन्सेप्ट है, वही सेम कॉन्सेप्ट आपका एएस लेवल में। मतलब बेसिक्स जो आपकी मोल्स की हैं, वो आपको पक्की होनी चाहिए। ठीक है भाई? कि मास क्या होता है, एमआर क्या होता है, ये सारी चीज़ें। एंड इसके साथ हम लोग ना ये जो टॉपिक है ना, इसको मोल प्लस रेडॉक्स भी बोलते हैं। क्योंकि इसमें रेडॉक्स से रिलेटेड कोई चीज़ें, रेडॉक्स टाइट्रेशन हो गए हमारी, ये सारी चीज़ें इसमें रिलेटेड है। और क्या करते हैं भाई हम इसमें, कैलकुलेशन से रिलेटेड बड़ा एक मेन चैप्टर है हमारा मोल्स, आप लोगों को पता ही होगा। अब सबसे पहले बच्चों मोल्स का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने अगर तुम्हें बोला कि भाई आप लोग अगर गए हैं मार्केट और आपने मार्केट में जाके बोला है कि अंकल मुझे आप दे दें 1 डज़न एग, 1 दर्जन अंडे दे दें अंकल आप मुझे। तो वो अंकल 1 मिनट। तो वो अंकल बच्चों आप लोगों को कितने अंडे निकाल के दे देंगे? वो आप लोगों को दे देंगे 12 एग्स। ठीक है भाई? आप ऑरेंजेस खरीदने जाते हैं। अंकल 1 डज़न या 1 डज़न छोड़ो, अभी इस बार हम लेते हैं 2 डज़न एग की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। आप अगले दिन गए भाई, आपने बोला अंकल मुझे 2 डज़न एग्स चाहिए। अंकल क्या करेंगे भाई? अंकल उसको 24 एग कर देंगे। अब यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है? हमारी ये वैल्यू चेंज हो रही है। लेकिन जो डज़न है, क्या वो हमारा कांस्टेंट है? भाई बिल्कुल कांस्टेंट है। अब सर डज़न का मतलब तो सबको ही पता है कि भाई 12 होता है। 12 पार्टिकल्स, या मैंने अंडों को रिलेट करने के लिए केमिस्ट्री से मैंने बोल दिया भाई पार्टिकल, कि भाई 12 पार्टिकल्स। ठीक है भाई? अब ऐसे ही अगर तुम किसी दिन अंकल के पास जाओगे और अंकल को बोलोगे अंकल मुझे चाहिए हैं 1 मोल ऑफ एग्स। अंकल होंगे भाई केमिस्ट्री के चीते। अंकल बोलेंगे अच्छा भाई हमसे होशियारी, तो अंकल बोलेंगे कि भाई ये लो 6.02 एक्सपोनेंट 23x। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर डजन जिसको हमने फिक्स किया हुआ है ना, तो बच्चों यहाँ पर मैंने चेंज क्या किया है डजन, और डजन से मैं किस में आ गया हूँ, अब आ गया हूँ मैं केमिस्ट्री की तरफ मोल्स में। तो जैसे ही मैं मोल्स में आया, तो अंकल ने भी आपको वैल्यू जो है एक्स की उस हिसाब से ही दी। ठीक है भाई? अच्छा भाई, अब खैर
अब यहाँ पर तो हम एक्स नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर आप लिखोगे 1 मोल ऑफ एनीथिंग। तो वो किसके बराबर होगी भाई? वो हमेशा बराबर होगी 6 एक्सपोनेंट 23 के। ठीक है भाई। 1 मोल ऑफ एनीथिंग विल बी इक्वल्स टू 6 एक्सपोनेंट 23 सर ये पार्टिकल्स क्या होता है? देखो भाई, पार्टिकल जो है हमारे पास एक, मैं कह सकता हूँ कि पार्टिकल जो है हमारे पास वो एक जर्नलाइज्ड टर्म है। मतलब पार्टिकल्स के अंदर आपकी ना बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। पार्टिकल्स के अंदर आपकी एटम भी आ सकता है। पार्टिकल के अंदर आपका क्या कह सकते हो भाई, मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं। पार्टिकल के अंदर आयंस भी आ गए आपके, और पार्टिकल के अंदर आपके फार्मूला यूनिट मैं आपको बता दूंगा अगर किसी को नहीं पता। वैसे हम लोग ने आई थिंक उसमें डिस्कस किया था, केमिकल बॉन्डिंग में जब आयोनिक बॉन्डिंग हम बनाते हैं तो वहां पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव का रिपीटिंग यूनिट होता है। उस रिपीटिंग यूनिट को हम फार्मूला यूनिट बोलते हैं। कि भाई हम लोग ये भी बोलते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स बने हुए होते हैं फार्मूला यूनिट से। ठीक है, वो चलो मैं बता दूंगा बाद में। अब ये देखो भाई, अब पार्टिकल जो है हमारे पास वो एक जर्नलाइज्ड टर्म है। और पार्टिकल को हम लोगों ने कैटेगराइज करा हुआ है एटम में। पार्टिकल्स कैन बी एटम, पार्टिकल्स कैन बी मॉलिक्यूल, और पार्टिकल्स कैन बी आयंस, अच्छा भाई, पार्टिकल्स कैन बी आयंस एंड पार्टिकल्स कैन बी फॉर्मूला यूनिट। ठीक है भाई, ये एक बात हो गई हमारी। अब ये तो खैर फिलहाल अभी हमारा बेसिक्स ही चल रहा है, और कुछ टाइम तक हमारा मतलब एक यूनिट तो हमारा बेसिक्स में ही जाएगा। जो मैं तो पुराना है ना तुम लोग को वो रिवाइज भी करवाऊंगा, ठीक है? क्योंकि मोल्स एक वाहिद, या मोल्स एक ऐसा चैप्टर होता है जो बच्चे को बचपन में बहुत परेशान करता है भाई। तो मैं इसको बिल्कुल आराम आराम से हम लोग इजीली इसको लेकर चलेंगे आगे, ठीक है भाई? अच्छा, अब देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं, एक बड़ा मेन नोट लिख रहा हूं मैं। ये नोट आप लोगों को हर हाल में याद रखना है। और नोट है क्या, वो देख लो भाई। एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल, और फॉर्मूला मास ऑफ एनी आयोनिक कंपाउंड। और आयोनिक मास ऑफ एनी आयन इज ऑलवेज 1, या ऑलवेज इक्वल्स टू 1 मोल, या ऑलवेज ऑफ 1 मोल लिख लो। भाई अगर मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पर है कार्बन, क्या मैंने तुम्हें बोला भाई बच्चों, आप लोग जाओ, आप लोग केमिस्ट्री लेबोरेटरी जाओ भाई अपने कॉलेज के, और वहां से मुझे लाकर दे दो 1 मोल ऑफ कार्बन। बच्चा परेशान। बच्चा कहते सर मैं इतने सारे पार्टिकल्स कैसे गिनूंगा?
सर मैं इतने सारे पार्टिकल्स कैसे गिनूंगा, ये तो 6.02 के बाद 21 जीरोज हैं। बच्चा परेशान हो जाता है। मैंने कहा अरे भाई तुम्हें ये वाला नोट याद रखना है कि भाई एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल, और फॉर्मूला मास ऑफ एनी आयोनिक कंपाउंड, और आयोनिक मास ऑफ एनी आयन इज इक्वल्स टू 1 मोल। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या है भाई? कार्बन का एटॉमिक मास आप सबको पता है। कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है। अब एक बच्चा था भाई इसमें होशियार। बच्चे ने कहा सर मुझे ये वाला नोट याद है। बच्चे ने कुछ नहीं करा। एक बच्चा परेशान था कि यार मैं इतने सारे पार्टिकल गिनूंगा कैसे। दूसरा बच्चा थोड़ा सा होशियार था, उसने कहा सर मुझे ये वाला नोट याद है, तो मैं क्या करता हूँ। उसने क्या करा, केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर 12 ग्राम ऑफ कार्बन मेजर किया। ठीक है भाई, क्या करा, 12 ग्राम ऑफ कार्बन मेजर किया। 12 ग्राम ऑफ कार्बन क्यों मेजर किया? क्योंकि 12 ग्राम ऑफ कार्बन या एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू 1 मोल ना। तो देखो, क्या ये कार्बन है, ये एक एलिमेंट है, और क्या इसका एटॉमिक मास जो भी है, मतलब 12 है, तो क्या ये 1 मोल के बराबर होगा भाई? बिल्कुल होगा। ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल्स टू 1 मोल, और ये पूरा नोट भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है भाई। तो अगर मैंने तुम लोगों को बोला कि भाई अगर 12 ग्राम सॉरी 1 मोल ऑफ कार्बन लाके दो तो परेशान नहीं होना भाई। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग ने लेबोरेटरी में जाके 12 ग्राम ऑफ कार्बन मेजर करना है, और 12 ग्राम ऑफ कार्बन हमारे पास कितने मोल्स के बराबर होगा बच्चों? 12 ग्राम ऑफ कार्बन बच्चों हमारा होगा 1 मोल के बराबर। ऐसा ही है भाई। और ये 1 मोल के बराबर होने के साथ साथ बच्चों इसके अंदर आपके जो पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे भाई? 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। ठीक है भाई। अब मैंने एक और बात करी। मैंने कहा भाई अब मुझे लाकर दे दो मैग्नीशियम। अब मैंने बोला कि भाई मुझे लाकर दे दो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम। अब सब बच्चों को नोट याद हो गया ये वाला। सब बच्चों ने बोला सर हमें तो याद है। सब बच्चे गए, उन्होंने कितना लाकर दे दिया मुझे मैग्नीशियम, 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम मुझे लाकर दे दिया, जो कि 1 मोल के बराबर था। और 6.02 एक्सपोनेंट 23 उसके अंदर क्या होंगे? पार्टिकल्स। अच्छा, पार्टिकल्स को यहाँ पर मैं थोड़ा सा जनरलाइज करता हूँ, मजीद थोड़ा स्पेसिफाई करता हूँ, सॉरी। अब मुझे एक बात बताओ, कार्बन है, कार्बन के अंदर क्या होते हैं? कार्बन एटम्स होते हैं ना। तो ये एटम्स कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स बच्चों। ठीक है। और मैग्नीशियम भी एक एलिमेंट है, तो वो भी एटम से मिलकर बना होता है ना, मैग्नीशियम एटम से। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर कार्बन के लिए मॉलिक्यूल का वर्ड इस्तेमाल करता, या आयन का वर्ड इस्तेमाल करता, या फॉर्मूला यूनिट का वर्ड इस्तेमाल करता, वो गलत हो जाता। क्यों? फिलहाल कार्बन क्या है भाई? सिर्फ और सिर्फ कार्बन, सिंपल कार्बन। ये एक एलिमेंटल फॉर्म में है अभी अपनी। तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स। आप लोगों ने बचपन में डेफिनेशन याद करी होगी। ठीक है बच्चों। तो मैग्नीशियम भी यहाँ पर एटॉमिक स्टेट में, अपनी एटॉमिक फॉर्म में, तो आपने उसके लिए एटम्स स्पेसिफाई कर दिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि भाई मेरे पास यहाँ पर है सोडियम, और सोडियम का 23 आपका मैच होता है, और 11 का एटॉमिक नंबर होता है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं तुमसे बोलूंगा कि भाई मुझे 1 मोल, या छोड़ो 1 मोल छोड़ो, मुझे 2 मोल्स ऑफ सोडियम चाहिए, तो फिर क्या करोगे तुम? कितना सोडियम जाके मेजर करोगे तुम लोग अपने लेबोरेटरी में? एनीवन? हाँ भाई, क्या कहते हैं लोग? 6.4 क्या कह रहे थे देवाशीष?
46 grams. ओके ओके, वेरी गुड सर। अच्छा भाई, मैंने बच्चों से सवाल करा, बच्चों आप लोगों को कैसे पता चला? बच्चे कह रहे हैं सर हम लोगों ने मोल्स तो पढ़ा है ना सर, पहले इतना तो हम लोगों को भी आता है। सर देखें कि जब आपका एटॉमिक मास जो गिवन है वो 1 मोल के लिए है, अब आपने अपने मोल्स डबल कर दिए हैं, तो क्या हमारा एटॉमिक मास सेम रहेगा? मैंने कहा नहीं भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपका एटॉमिक मास बिल्कुल चेंज होगा। तो आप लोग ने क्या लिख दिया यहाँ पर? आप लोग ने लिख दिया 2 मोल्स ऑफ सोडियम इक्वल्स टू 40, कितना बताया, 46, हाँ, 46 ग्राम ऑफ सोडियम। और इसके साथ साथ अब यहाँ पर बच्चा फंसता है। हाँ भाई, अब यहाँ पर पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे भाई? इजी, बहुत इजी। देखो, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द मोल। अगर तुम्हारा मोल चेंज हो रहा है तो तुम्हारी मास भी चेंज होगा। ठीक है, मास चेंज हो रहा है तो तुम्हारा पार्टिकल नंबर भी चेंज होगा। तो तुम इसको पार्टिकल नंबर को भी डबल करोगे। अब डबल कैसे करोगे? आई होप तुम लोगों को इंडाइसिस याद होगा। तो 2 × 6.02 एक्सपोनेंट 23 हो जाएगा ये, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12.04, 1.2, 1.602 एक्सपोनेंट 24 आंसर आ रहा है बच्चों। इसका मुझे बताना आंसर, एक बार कंफर्म करना। कैलकुलेटर सब अपने पास रखो भाई। सर मेरा 1.204 एक्सपोनेंट 24. हाँ हाँ, 1.204 एक्सपोनेंट 24। अब मुझे एक बात बताओ, सोडियम के लिए मैं कौन सी पार्टिकल की टर्म यूज करूंगा? एटम, मॉलिक्यूल, आयन या फॉर्मूला यूनिट? सोडियम के लिए भाई, आई थिंक हम लोग को मॉलिक्यूल यूज करना चाहिए, ऐसे ही। हाँ या ना? जो मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई। एक मिनट यार, तो क्या मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है सर. क्या हो गया भाई? अरे तो जवाब तो दो ना, कम से कम जो मैंने सवाल किया है उसका तो जवाब दो फिर, जब आवाज आ सर रही है तो। एटम. तो यही मैं पूछ रहा हूँ कि इसके साथ हम लोग एटम्स लगाएंगे ना भाई, तो पहले जवाब दे रहे थे भाई। बाकी क्या सब सो रहे हैं भाई? अच्छा भाई, ठीक है, ये एक बात हमारी हो गई है। अब बच्चों, अब मैं चलता हूँ। सपोज करो मेरे पास दिया हुआ है 1 मोल ऑफ H2O। H2O इज अ वाटर, ऑब्वियसली सबको पता है। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ वाटर है, तो सर इसका जो हमारे पास मैस होगा वो कितना होगा? बच्चों देखो, इसका मॉलिक्यूलर मैस होगा ना, कि हमारे पास जो वाटर है एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। और आपको ये पता है कि भाई मॉलिक्यूल जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड में बनते हैं, ये बात आप लोग को पता है ना? ठीक है। तो ये देखो कि अगर मैं वाटर का मैस निकालूं तो मेरे पास इसमें वाटर में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है, तो आप ऐसे करना भाई, गलती के चांसेस कम हो जाता है। 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन। अच्छा सर, इनके मैसेज देखो, इनके मैसेज तो तुम लोगों को प्रोडक्ट टेबल में गिवन होंगे ना भाई। तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। और ऑक्सीजन का आपके पास कितना हो गया भाई? 16 हो गया। तो इसका 2 × 1 = 2 हो गया, प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम। ठीक है भाई। तो मेरे पास 1 मोल ऑफ वाटर का जो मैस आया है वो आपका आया है 18 ग्राम। तो उसके अंदर मुझे एक बात बताओ कि 1 मोल ऑफ वाटर का
मैथ्स मेरे पास है 18 ग्राम। इसके अंदर पार्टिकल्स कितने होने चाहिए? हाँ भाई। सर 6.02 वही नहीं होंगे? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। भाई याद रखना है भाई आप लोगों को कि 1 मोल के अंदर हमेशा पार्टिकल भाई इतने ही होते हैं, 6.02 एक्सपोनेंट 23, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं भाई। याद नहीं है क्या किसी को भी? अच्छा भाई, इसके लिए मैं पार्टिकल की जगह कौन सा वर्ड इस्तेमाल करूं? बच्चों ये मैं आपको सिखा रहा हूँ फिलहाल कि भाई आपको किस चीज के लिए क्या इस्तेमाल करना है, क्योंकि बच्चा इसमें भी ब्लंडर मार के आता है, फिर वो ऑब्वियसली फिर मार्क्स कटते हैं उसके। सर हाँ भाई। मॉलिक्यूल आएगा। वेरी गुड। भाई इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों। अच्छा भाई, अब मेरे पास है बच्चों 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। बच्चों ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारे पास पता है भाई हम सबको, क्या होता है? C6H12O6। ठीक है भाई। अब बच्चों वर्किंग करो जल्दी जल्दी, और मुझे 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास बताओ, और इसके साथ साथ बच्चों मुझे वो भी बताओ, इसके पार्टिकल्स। ठीक है भाई, चलो मैं भी आप लोगों के साथ वर्किंग करता हूँ। तो बच्चों आप लोगों को वर्किंग कैसे करनी है, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे। 6 कार्बन है, तो आपने कार्बन अंदर लिखा पहले, 12 हाइड्रोजन है। बच्चों इसमें गलती के चांसेस बहुत कम है, जब भी मैं आप लोगों को ऐसा करवा रहा हूँ। ठीक है भाई। और 6 ऑक्सीजन है। फिर देखो डायरेक्ट डायरेक्ट करने से ना, इंसान है ऑब्वियसली, जितने भी आप जीते हो जाओ, तो फिर भी कहीं ना कहीं गलती हो जाती है ना बंदे से। तो भाई जल्दबाजी में अपने मार्क्स लूज नहीं करने हमें। 12 होता है भाई कार्बन का, हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 ऑक्सीजन का 16 होता है। तो देख लो भाई अब कितना आ रहा है बच्चों, ये बताना भाई इसका। 180। 180, ओके भाई। 180। अब मुझे एक बात बताओ कि सही है, हाँ चलो वो तो हमने बात कर ली। 180 ग्राम, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये बराबर होगा 1 मोल के, और ये बराबर होगा किस पार्टिकल्स के? 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स को मजीद स्पेसिफाई कर लो तो मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल आएगा हमारा। अब मैं मजीद आगे चलता हूँ भाई। हाँ भाई, ओ एच नेगेटिव। हाँ भाई, इसका मुझे, अच्छा बच्चों सबसे पहले तो ये बताओ ओ एच नेगेटिव है क्या? कोई बच्चा ये नहीं बोलोगे सर हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्साइड तो मुझे भी पता है भाई, हाइड्रोक्साइड है ये, नाम तो मुझे भी पता है। लेकिन क्या है भाई, मॉलिक्यूल है, पार्टिकल है, मतलब सॉरी मॉलिक्यूल है, एटम है, आयन है, फॉर्मूला यूनिट है, क्या है भाई ये? सर आइन है। वेरी गुड। तो भाई ये तो आयन है, ठीक है। अब अगर मैंने बोला भाई कि इसका आयोनिक मास निकाल के दो, मुझे आयोनिक मास निकाल के दो, तो तुम लोग क्या करोगे भाई? ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन कर दोगे। ऑक्सीजन कितना है? 1 ऑक्सीजन प्लस 1 हाइड्रोजन। ठीक है भाई। तो एक ऑक्सीजन का हमारे पास 16 होता है, और 1 हाइड्रोजन 1। तो ये क्या हो जाएगा भाई? 16 + 1 = 17 ग्राम। ठीक है भाई। इसके साथ साथ मैंने तुम्हें बोला कि भाई, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो मैस आया है हाइड्रोक्साइड का, ये हमारे पास कितने मोल्स के लिए आया है भाई? ये हमारे पास कितने मोल्स के लिए है भाई? सर 1 मोल। अच्छा वजह, इसकी वजह क्या है भाई, इसका रीजन क्या है? क्योंकि जब भी आपके पास कोई भी मैथ्स वगैरह होता है, तो इनिशियली वो हमेशा किसका होता है भाई? 1 मोल का होता है। ठीक है। तो देखो ये है
1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड, और 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड किसके बराबर है? वो आपका बराबर है 17 ग्राम के। और इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो होंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23। और इसके अंदर जो पार्टिकल्स के लिए अगर मैं स्पेसिफाइड टर्म लिखूं तो वो क्या आएगी भाई? आयंस, क्योंकि हाइड्रोक्साइड इज इटसेल्फ आयन ना बच्चों। ठीक है भाई, अब मजीद में आगे चलता हूँ भाई। इसके साथ साथ इसको हम क्या कहते हैं भाई? आई होप नाम तो याद होगा ना तुम लोगों को बच्चों, कार्बोनेट कहते हैं इसको। उसको हाइड्रोक्साइड, इसको कार्बोनेट्स, एसिड बेसिस सॉल्ट्स में याद किया था पिछले साल हमने। अब 1 कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन्स। ठीक है भाई, 1 कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन्स, तो बच्चों कितना हो जाएगा? 1:12 प्लस 3 × 16। तो ये 12 प्लस 3 16 जा 48। 48, तो बच्चों ये कितना आ गया आपका? 60 ग्राम। ठीक है भाई, तो ये अभी हमारा 1 मोल के लिए आया है। तो 1 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन इज इक्वल्स टू 60 ग्राम्स, एंड 60 ग्राम्स कार्बोनेट के अंदर कितने पार्टिकल होंगे भाई? 6.0 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स को यहाँ तक कोई? यार ये क्या हो गया भाई? यार ये 3 4 दिन से लगे उसी में पता चला इंटरनेट उसमें कंप्लेन करने लगी हुई। चलो लेकिन रोज अभी भी क्लियर नहीं है, बताना 1 मिनट भाई। इससे पहले तो क्लियर थी ना सारी आवाज आवाज। अभी भी ग्लिच हो रही है, 1 मिनट को। ओके ओके। अब बताना बच्चों, अब क्लियर है? अब क्लियर है? ओके भाई। अच्छा भाई, मैंने क्या बोला कि आपके पास 1 मोल ऑफ कार्बोनेट 60 ग्राम्स के बराबर होता है, और उसके अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 आयंस होता है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ भाई। SO4 2 नेगेटिव, इसका हम क्या कहते थे भाई? सल्फेट कहते थे, याद है बच्चों? सल्फेट। अच्छा भाई, सल्फर कितना होता है भाई? यहाँ पर एक सल्फर है। 1 सल्फर का जो आपके पास एटॉमिक मास है वो 32 है, प्लस ऑक्सीजन कितना है भाई? 4 ऑक्सीजन है भाई। और ऑक्सीजन आपके पास कितना होता है भाई? 16। तो बच्चों 32 1 32 प्लस 4 इंटू 96। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, टोटल 96 आ रहा है। इसका आंसर बताना। 4 इंटू 16 16 54। हाँ ना? 16 2 64। 32। हाँ 64 आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया भाई 96। तो 1 मोल ऑफ सल्फेट इक्वल्स टू 96 ग्राम। अच्छा, सल्फेट की जगह मैं इसका वो लिख देता हूँ सिंपल ना, इज इक्वल्स टू
96 grams and equals to 6.02 exponent 23 ions. ठीक है भाई, ions. एक मिनट रुकना बच्चों, मैं अपना हेडसेट ना, ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई मसला है बच्चों तो मुझसे पूछो। ये तो बिल्कुल अभी तक मैंने ना, ऐसा है कि भाई बेसिक्स करवाया है, ये आप लोग पढ़ के आ चुके हैं भाई। मतलब आयंस वाली पार्ट तो आपने नहीं पढ़ा होगा आई थिंक, लेकिन आप लोगों ने बाकी सारी चीजें तो पढ़ी हुई होंगी। तो अक्सा, अयान, बच्चों बाकी सब बताओ भाई। क्लियर है भाई? ओके ओके। बच्चों मेरी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई है, ये क्या हो गया भाई? हाँ भाई, ओके भाई। अच्छा चलो अब बच्चों, अब हम ना आगे चलते हैं। एक लास्ट चीज बस मुझे समझानी है, जिसका नाम है फॉर्मूला यूनिट। ठीक है भाई, अब ये देखो कि हमारे पास जैसे कि बच्चों जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, आयोनिक कंपाउंड जैसे कि हमारे पास, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं अमोनियम क्लोराइड की या सोडियम क्लोराइड की ले लो। चलो बच्चों, ये सोडियम क्लोराइड है हमारे पास और ये हमारे पास इसका लैटिस है भाई। ठीक है भाई, बस सपोज कर लो ये इसका लैटिस है। अब एक जगह सोडियम होगा और एक जगह क्या होगा भाई, क्लोराइड होगा। तो देखो ये सोडियम, ये क्लोराइड, सोडियम, क्लोराइड, क्लोराइड, सोडियम, क्लोराइड एंड सोडियम। अब देखो इसके अंदर तुम्हें एक रिपीटिंग यूनिट दिख रहा होगा। वो रिपीटिंग यूनिट क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव का। ऐसा ही है भाई, एक रिपीटिंग यूनिट दिख रहा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव का। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? फॉर्मूला यूनिट। इसको हम क्या कहते हैं भाई? फॉर्मूला यूनिट कहते हैं इसको। ठीक है भाई, इसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। अब तुम लोगों को ये तो पता है ना कि भाई कोवलेंट कंपाउंड जो हैं आपके, वो मॉलिक्यूल से मिलते हैं, मिलके बनते हैं। और आपके पास जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो आपके पास किससे मिलके बनते हैं? वो बहुत सारे फॉर्मूला यूनिट से मिलके बनते हैं। ये मैं चलो लिखवा देता हूँ, एक नोट ऊपर लिखवा देता हूँ कि कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, कोवलेंट कंपाउंड आपके किससे मिलके बने होते हैं? मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आयोनिक कंपाउंड्स की, सो आयोनिक कंपाउंड्स के लिए नोट लिख लो आप कि भाई आयोनिक कंपाउंड आपके किस चीज से मिलके बने होते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ फॉर्मूला यूनिट। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब जैसे कि बच्चों आपके पास है एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ NaCl।
ठीक है बच्चों। अब मैंने यहाँ पर आप लोगों को बोला कि भाई मेरे पास क्या है, 1 मोल ऑफ NaCl है। तो अब मुझे इसका निकालना है भाई, मैथ निकालना मुझे, सपोज करो। तो यहाँ पर सोडियम कितने, एक है, 1 सोडियम प्लस 1 क्लोरीन। ठीक है भाई। तो हमारे पास जो सोडियम का मैथ होता है वो कितना होता है भाई, 1:23 प्लस सोडियम का मैथ हमारे पास 23 ना बच्चों, तो 1:23 प्लस 1 इंटू 35.5। ठीक है भाई, ये हमारा आ गया है भाई क्लोरीन का। अब मुझे एक बात बताओ कि ये कितना हो गया भाई, 23 प्लस 35.5, तो आई थिंक ये हो जाएगा 58.5 ग्राम, ऐसे ही। जी सर। हाँ, ये हो जाएगा बच्चों 58.5 ग्राम। और ये बराबर कितने मोल्स के होगा, ऑब्वियसली तो पता है हमें कि भाई 1 मोल ऑफ NaCl इक्वल्स टू 58.5 ग्राम्स एंड कितने पार्टिकल्स, 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। अब सारी बारी आती है कि सर यहाँ पर हम लोगों को क्या लिखना है। ठीक है भाई। तो बच्चों जैसे कि कार्बन आप लोगों को मैंने बताया था, वो मिलके बना होता है बच्चों आपका एटम से, क्योंकि इट इज एन एलिमेंट। वाटर हमारा कोवलेंट कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल से मिलके बनेगा। तो हम लोग ने वाटर के लिए मॉलिक्यूल का वर्ड इस्तेमाल किया था, आयंस के लिए हम लोग ने आयंस का वर्ड इस्तेमाल किया था। ठीक है भाई। और तो आयोनिक कंपाउंड के लिए जो आप इनके पार्टिकल्स के लिए स्पेसिफिक टर्म इस्तेमाल करोगे वो आप यूज करोगे फॉर्मूला यूनिट। ठीक है भाई, क्या इस्तेमाल करोगे, फॉर्मूला यूनिट की टर्म को आपको यूज करना है भाई। ठीक है भाई। तो इसके अंदर हो जाएगा कि 1 मोल ऑफ NaCl इज इक्वल्स टू 58.5 grams and 6.02 exponent 23 of formula unit। ठीक है भाई। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने, अब मुझे पता नहीं है कि लास्ट टाइम मोल्स कैसे सॉल्व किए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे सॉल्व कराता हूँ। बच्चों मैं यूज करता हूँ रेशियो मेथड। ज्यादातर बच्चे ये कहते हैं कि सर हम लोगों को फॉर्मूला मेथड आता है। बच्चों एक बार रेशियो मेथड ट्राई करोगे, फॉर्मूला मेथड से भी आसान है। क्योंकि सारा मसला ये आता है कि सर हमें फॉर्मूले याद नहीं हो रहे। कोई बच्चा ये कहता है, ज्यादातर बच्चों को होते हैं याद, लेकिन कुछ बच्चे ये कहते हैं सर हमसे ना फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, तो हम क्या करें। मैंने कहा भाई फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, कोई टेंशन ही नहीं है, आप लोग कुछ नहीं करो, आप लोग रेशियो मेथड इस्तेमाल कर लो। तो हम लोग ऐसा करते हैं, मैं फॉर्मूले से भी करवाऊंगा और मैं रेशो से भी करवाऊंगा। आप लोग खुद देखोगे कि यार रेशो मेथड कितना आसान है, सर ने जो रेशो मेथड कराया है। तो ये देखो, मैं ऐसा करता हूँ कि भाई क्वेश्चन करवाता हूँ एक, और रेशो बनाने का तरीका भी सिखाऊंगा मैं, सारी चीजें अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है भाई। अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमें यहाँ पर बोला गया है, व्हाट इज द mass of 0.2 moles of कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा भाई, ज्यादातर जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना वो फॉर्मूला मेथड से पढ़ाते हैं। देखो गलत वो नहीं है, गलत ये भी नहीं है, दोनों सही है, दोनों पे आपको मार्क्स मिलने हैं। लेकिन मैं ज्यादातर जो प्रेफर करता हूँ वो रेशो मेथड करता हूँ, क्योंकि रेशो मेथड में
सवाल में फंसने के चांसेस थोड़े से कम लगते हैं मुझे। ये मेरा पर्सनल एक बिलीव है जो मैं कह सकता हूँ मोल्स से रिलेटेड ना। तो अगर किसी को ये समझ आ जाए तो वही बहुत ही अच्छी बात है। तो बंदा देखना कि फिर और सिर्फ ना वो रेशो मेथड ही करता है, फॉर्मूला मेथड फिर कोई भी नहीं करता। इसको एक बार रेशो मेथड समझ आया था ना। अच्छा भाई, रेशो मेथड जब आप बना रहे हो आपको कुछ नहीं करना। आपको सबसे पहले सवाल पढ़ना बड़ी अच्छी तरीके से आना चाहिए भाई, सवाल को एनालाइज करना आना चाहिए कि भाई उसने मुझसे मांगा क्या है और उसने मुझे खुद दिया क्या है। तो आप लोग क्या लिखोगे, गिवन, और आप लोग लिखोगे रिक्वायर्ड। ठीक है भाई। तो आप लोगों को देखना है कि भाई मुझे यहाँ पर गिवन क्या है, मुझे यहाँ पर गिवन क्या है। चलो बच्चों, अब तुम लोग बड़े हो गए हो भाई थोड़े से, तो मुझे भी अब बताओ ना कि यहाँ पर मुझे गिवन क्या है और मुझे रिक्वायर्ड क्या है। मोल्स गिवन है और जो फॉर्मूले से हम एमआर निकाल सकते हैं। एक मिनट दिवाशिश, कुछ कह रहे हो? सर मोल्स गिवन है। यार ये तुम लोग की आवाज क्यों नहीं आ रही, एक मिनट रुको। टाइप कर दो बच्चों, टाइप कर दो, आई थिंक तुम लोग की आवाज नहीं आ रही। खैर, मोल्स गिवन है, वेरी गुड। अच्छा, देखो उरूज एमआर के लिए, हाँ वेरी गुड, ये बात भी भाई अच्छी करी है, बड़ी अच्छी करी है, वेरी गुड वेरी गुड। देखो बच्चों, यहाँ पर मुझे बच्चों ने जवाब दिया है कि सर आपको जो मोल्स है ना वो गिवन है। एक बच्चे ने मुझे बड़ी अच्छी जवाब दिया है कि भाई सर आपको एमआर भी गिवन है। मैंने कहा भाई एमआर कैसे है? भाई क्योंकि एमआर के लिए फॉर्मूला गिवन है ना। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मैस। व्हाट इज दी मैस, इसका मतलब हमसे उसने मांगा क्या है, मैस मांगा है ना। तो सबसे पहले सवाल में आपको सवाल इंटरप्रेट करना आना चाहिए भाई, कि भाई किस तरीके से मैं अपने सवाल को अप्रोच करूं कि मैं सॉल्व करूं। ठीक है, तो गिवन एंड रिक्वायर्ड तो हर हाल में आपको बनाना है रेशो मेथड के अंदर। अब गिवन मेरे पास क्या था यहाँ पर, मोल्स। गिवन क्या था भाई, मोल्स। रिक्वायर्ड मेरे पास क्या था, मैस। अच्छा, अब एक और चीज बच्चों, पहला जो आप मोल्स, या हमेशा आप जो मोल्स रखोगे ना वो 1 मोल रखोगे, क्योंकि 1 मोल के लिए अगर तुम मैस निकाल सकते हो तो 0.2 मोल्स के लिए भी निकाल सकते हो। अगर तुम्हें 1 मोल का मैस पता चल जाए तो क्या तुम 0.2 मोल्स का नहीं पता लगा सकते? इजी, बहुत इजी। तो क्या तुम 1 मोल का मैस निकाल सकते हो? सर मैस किससे निकालेंगे हम 1 मोल का? हमें देखो यहाँ पर मैस निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का मैस निकालना है भाई। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का मैस निकालो। तो कैल्शियम यहाँ पर कितना है भाई, 1 कैल्शियम, सॉरी 1 कैल्शियम प्लस 1 कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन। तो एक कैल्शियम का होता है भाई 20 ले लो चलो, प्लस 1 कार्बन का 12 एंड 3 ऑक्सीजन 16। 20 प्लस 12 42, सॉरी 32। बच्चों कितना आ रहा है बताना। एक मिनट, मैंने कुछ गलती करी है। कैल्शियम का 40 नहीं लेंगे? नहीं नहीं, अरे एक मिनट, हाँ यही तो मैं कहूँ कि कैल्शियम का 20 नहीं 40 होता है बच्चों, मैंने कोई गलती कर दी। ठीक है ठीक है, कैल्शियम का 40 होता है भाई, तो मैंने एटॉमिक नंबर प्लेस कर दिया था, सॉरी। कैल्शियम का एटॉमिक मास जो होता है ना बच्चों, एटॉमिक मास वो 40 होता है। तो ये हो गया आपका 40 प्लस 12, 52, 52 प्लस 40, हाँ 100, ओके। इसका मतलब, अच्छा ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो मैस आया है ये कितने मोल्स के लिए आया है भाई, ये भी बता दो अब जल्दी जल्दी। 1 ये कितने मोल्स के लिए आया है भाई? 1। वेरी गुड, ये आया है आपका 1 मोल के लिए।
क्यों सर? भाई वो नोट याद नहीं है क्या? ये देखो, ये वाला नोट, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल और फॉर्मूला मास ऑफ एनी आयोनिक कंपाउंड और ionic mass of any ion is always equals to 1 mole. हमेशा आपको स्टार्ट किससे लेना है भाई? 1 मोल से। ठीक है, किससे लेना है भाई? 1 मोल से। तो हम लोगों ने 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकाल लिया भाई, जो कि आया है 100 ग्राम। ठीक है, और तुम्हें यहाँ पर कितने मोल्स का मास निकालना है? 0.2 मोल्स का मास निकालना है तुम्हें। तो ये x हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करो, सिंपल आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका हो जाएगा 1x, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1x। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100 1 2, तो ये 20 हो गया, 20 ग्राम। ऐसा ही है। हाँ भाई बच्चों, सबका 20 ग्राम आ रहा है? जी जी सर। एक मिनट रुको। हाँ भाई, अब क्लियर है ना? ठीक है भाई, सारी चीजें। चलो बच्चों, तो अब इसको 1 मिनट बस देख लो, मैं इसको फॉर्मूले से भी करवा देता हूँ कि ये फॉर्मूले से कैसे होगा। फॉर्मूला बच्चों क्या होता था हमारे पास? फॉर्मूला साथ साथ बता देता हूँ मैं। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू हाँ, मैस अपॉन एम आर। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या गिवन है? बिल्कुल गिवन है, जो कि 0.2 थे। मैस हमें निकालना था तो एक्स रख दिया, एम आर हम लोगों ने निकाला था 100। तो ये देखो, 100 इंटू 0.2 इज इक्वल टू एक्स। क्या वही वाला रेशो नहीं बन गया मेरा? ठीक है भाई, तो फॉर्मूले भी बच्चों रेशो का ही एक तरीका है। ठीक है भाई, फॉर्मूला भी जो है वो रेशो का एक तरीका है। तो 100, ये हो जाएगा 20 ग्राम इज इक्वल टू एक्स, या एक्स इज इक्वल टू 20। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है भाई? तो सबको क्लियर है? कोई इशू? ठीक है भाई, तो बच्चों चलो, इंशाल्लाह आज हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं। और अभी तो सिर्फ हमने बेसिक स्टार्ट किया ना।